अच्छा जी, आज का जो सेशन है मैं कैम ऑफ करूंगा और बाकी सारी बातें आप स्क्रीन के ऊपर हम करेंगे। ठीक है जी। लैब है आज की और कोशिश होगी कि दोनों लैब्स मुकम्मल हो जाएं, तो फिर आज का सेशन क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सेशन खत्म होने के बाद एक सर्वे रिपोर्ट आपको फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है ना। सर्वे रिपोर्ट के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ फीडबैक होगा, वो आप दें। और ये जो आपने हमारे साथ सेशन किया है, इसका जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद ये है कि अगर आप में से कोई भी बंदा इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहे तो वो स्टाफ के साथ कांटेक्ट कर ले और अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि डेफिनेटली जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है तो रमज़ान भी आएगा, तो रमज़ान के जो टाइमिंग्स होंगे वो डेफिनेटली तरावियों के बाद होंगे। मतलब मैं 10 बजे तक कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा, 10 बजे के बाद होगी कोई भी एक्टिविटी। तो बुलायामल शेयर किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि फजर के बाद भी इंशाल्लाह, मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि सुबह फजर के बाद भी मैं कोई बैच स्टार्ट करूं और वो 1 मंथ का बैच हो। अगर सीसीएनए का है तो भी अभी ऑप्शन मेरे पास 3-4 हैं। सीसीएनए भी है, सर्वर भी है, सीसीएनपी भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है और क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। अब देखना ये है कि मैं कौन सी चीज तराबियों के बाद करता हूं और कौन सी चीज सुबह सहरी के बाद करता हूं। अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो बेशक ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पैकेज जो होगा वो इंशाल्लाह हम 20 रमजान मुबारक से पहले पहले अपना कोर्स खत्म करेंगे। वो चाहे सीसीएनए का हो, चाहे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उसका हो साइबर सिक्योरिटी का हो, तो चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह उसी पैटर्न पे मैं चलूंगा। सुबह फजर के बाद और रात को तराबियों के बाद। मतलब ये 2 टाइमिंग्स हैं जो मैंने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, इस अनाउंसमेंट के बाद चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्क्रीन नजर आ रही है? एक दफा मुझे स्क्रीन कंफर्म कर दें अगर आपको नजर आ रही है तो। जी सर, आ रही। अच्छा, बेसिकली मैं अब आपको जो म्यूट कर लीजिएगा माइक, मुझे बार बार मेरी ही आवाज आ रही है, किसी का माइक जो है वो प्रॉब्लम कर रहा होगा। जी, अब जरा बताइएगा मेरी आवाज आ रही सबको? जी, आपको आ रही? बिल्कुल क्लियर। ओके जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि आप जो आज बात करेंगे वो होगी एक मशीन। वो मशीन एक क्लाइंट भी हो सकती है और वो मशीन एक सर्वर भी हो सकती है। ठीक है। बेसिकली हम अपने नेटवर्क का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आपको क्लाइंट मशीन बनानी पड़े या आपको सर्वर मशीन तैयार करनी पड़े तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप फिजिकल सर्वर जो है उसके लिए फिजिकल मशीन, फिजिकल हार्डवेयर डिमांड करेंगे, जिसके लिए डेफिनेटली आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, आप पहले पता करेंगे अच्छा सर सर्वर कौन सा है। मैं कहता हूं जी 2012। कौन सा है सर? रिलीज 2। ओके, देन अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा एडिशन होगा सर? मैं कहता हूं जी डाटा सेंटर एडिशन। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गई। अब आप उसके अकॉर्डिंगली आप सर्वर मदरबोर्ड डिमांड करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रोसेसर्स लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसेसर के कोर्स देखेंगे। ये आप कहते हैं ना ये ड्यूल कोर है, क्वाड कोर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोर का मतलब ये होता है बेसिकली फिजिकली प्रोसेसर की चिप एक होती है, चिप एक है लेकिन लॉजिकली उसके 2 पार्ट्स हैं। आप कहते हैं सर इसका मकसद क्या हुआ? तो अब कई ऐसे लोग होते हैं, जरा गौर करके देखिएगा, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। उनकी प्रैक्टिस अगर नहीं होती तो वो क्या होता है कि अगर वो एक हाथ से काम कर रहे हैं तो शायद दूसरे हाथ से वो काम ना कर पाए सिमल्टेनियसली, क्योंकि वो कहते हैं कि बेशक हमारे हाथ 2 हैं लेकिन एक वक्त में एक प्रोसेस में हम एंगेज हो सकते हैं, 2 प्रोसेस सिमल्टेनियसली हम नहीं कर सकते। तो ड्यूल कोर जो है उसका मतलब है कि फिजिकल प्रोसेसर एक है लेकिन लॉजिकली वो 2 प्रोसेसर्स हैं। मीन कि आपका वो जो एक फिजिकल प्रोसेसर है वो एक वक्त में 2 सेपरेट प्रोसेस पे काम कर सकता है। और इसी तरह से जो क्वाड प्रोसेसर होता है
वो एक वक्त में 4 प्रोसेसर्स पे काम कर सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसर देखेंगे, फिर आप उसके बाद रैम उसका अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क होगी उसका अरेंजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद मतलब सारी बात है उसका केस, उसकी पावर सप्लाई, उसके बाद उसका कीबोर्ड, उसके बाद उसका माउस, उसके बाद उसकी एलसीडी एंड ब्ला ब्ला। आपने बड़ी तसल्ली से मशीन के लिए स्पेसिफिकेशन तैयार की, रेट पता किया, परचेज की, और उसके बाद आपने मशीन लाने के बाद उसके ऊपर इंस्टॉलेशन की, फिर उसके ऊपर ड्राइवर इंस्टॉल किए, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल की, सारा काम करके आपने वो मशीन 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, और आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो मशीन फिजिकली अवेलेबल कर दी। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस टू अरेंज एनी रिसोर्स फिजिकल। ऑन द अदर साइड, अगर आपसे कहा जाए कि वी नीड द मशीन, वो मशीन हमें चाहिए, और कल को हो सकता है कि मुझे 2 मशीनें चाहिए हो सकता है 3 भी चाहिए हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। ये मैं एक चीज लफ्ज लिखने लगा हूं, कुछ टेक्निकल टर्म है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब चाहें आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर लें, जब चाहें आप रिड्यूस कर लें। दिस इज द ब्यूटी। मिसाल के तौर पे आपने बड़ी मेहनत से प्रोसेसर तैयार किया था, आपने इसके अंदर रैम लगाई, फॉर एग्जांपल आपने रैम लगा दी इसके अंदर 32 जीबी, फॉर एग्जांपल 32 जीबी लगाई, फॉर एग्जांपल। अब 32 जीबी रैम आपको पता चला कम पड़ गई है, आपने इसकी ऑब्जर्वेशन की, कैसे? ये देखें, मैं एक छोटा सा टूल बताने लगा हूं। यहां पे राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर, यहां से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, इवेंट व्यूअर, आप यहां से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको नेटवर्क में मॉनिटरिंग की जॉब मिलेगी, आपको क्लाउड में मॉनिटरिंग की जॉब मिलेगी, आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में मॉनिटरिंग की जॉब मिलेगी, जिसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अवेलेबल टूल्स होंगे जो एनालाइजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेटवर्क एनालाइजर्स, सर्वर एनालाइजर्स, एप्लीकेशन एनालाइजर्स। और इसी तरह से एक बड़ा खूबसूरत नाम है स्टारविंड, नाम सुन लें, याद रखें। पिछले दिनों मेरे एक स्टूडेंट थे इंडिया से, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया अमेरिका से। पहले उन्होंने मुझसे सीसीएनए की ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद उन्होंने कहा आई गॉट ए न्यू जॉब, सर कोई ऐसा बंदा है जो मुझे नेटवर्क एनालाइजर पे ट्रेनिंग करवा सके, स्टारविंड की नेटवर्क एनालाइजर। तो ये बकायदा एक फील्ड है भाई, नेटवर्क एनालाइजिंग। ठीक है, तो ये नेटवर्क एनालाइजर में से एक छोटा सा टूल जो कि आप में से हर बंदे को समझ आ रहा है, यहां से मुझे पता चलता है, अगर मेरी, तवज्जो करें, अगर मेरा प्रोसेसर कम यूज हो रहा है, मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है, ये बात देख लें, जरा गौर से देखिएगा। अगर मेरी मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है और प्रोसेसर कम यूज हो रहा है, तो इट्स मीन मेरी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ठीक है, मेरी स्पेस, मेरी मेमोरी कम है, आई नीड टू एक्सटेंड माई मेमोरी। जब भी कभी सिस्टम स्लो हो तो सबसे पहले मेमोरी को अपग्रेड किया जाता है, जब भी कभी सिस्टम कभी स्लो डाउन हो, प्रॉब्लम हो। अभी भी देख लें, सीपीयू मेरा 22% है, मेमोरी मेरी 43% है। तो दिस इज समथिंग। तो मैंने एनालाइज किया कि मुझे मजीद मेमोरी की जरूरत है। और अगर आपका कोई भी रिसोर्स कंटिन्यू 70% से ऊपर यूज हो रहा है ना, कंटिन्यू, इसको बोलते हैं टेक्निकली जुबान में बोटलनेक। बोटलनेक पंजाबी जुबान में कहते हैं नक्को नक हो गया हूं मैं, बस हूं पानी सिर लग गया है, इसको बोटलनेक बोलते हैं। इसका मतलब है यू नीड टू एक्सटेंड योर रिसोर्सेस। ठीक है, तो आपने अगर इसमें रैम ऐड करनी पड़ेगी, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप दोबारा से रैम अरेंज करेंगे, हो सकता है पता चले जनाब इसमें 2 स्लॉट थी, 16 जीबी की 2 लग गई, अब आप रैम नहीं एक्सटेंड कर सकते। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको आती है। तो आपके पास नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आ गई, आपने कहा जी मैंने तो सर्वर 2012 आपसे वक्ती तौर पे करवाया था, बट आई एम सॉरी राइट नाउ मुझे जो सर्विस यूज करनी है ना, इट रिक्वायर्स 2016। ये तो आप कहेंगे ये तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। या नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं मुझे एक सर्विस चाहिए जो लिनक्स है, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। तो अपने रिसोर्सेज को एक्सटेंड करना,
स्केलेबिलिटी को अचीव करना, हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करना, फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करना, लोड बैलेंसिंग को अचीव करना, रिलायबिलिटी को अचीव करना, फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर बहुत मुश्किल और कॉस्टली है. देन यू मूव टू वर्चुअलाइजेशन. यू मूव द वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट है, आज मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में उसके ऊपर वर्क कर रहा था. तो एक होती है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एक होती है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, और एक होती है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन. भाई वर्चुअलाइजेशन के ये बकायदा कैरियर्स हैं. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एक अलग ट्रैक है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन अलग ट्रैक है, और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन एक अलग ट्रैक है. माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर भी ये अलग ट्रैक है बाकायदा तौर पे. लेकिन फिर वक्त वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन ये है, वी नीड a hypervisor which convert our available physical resources into virtual resources. तो क्या होगा? अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, इसको जरा तवज्जो से समझना है, उसी की मैं लैब करने लगा हूं. हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो हमारे फिजिकल जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले मुलाजा करते हैं. मैं जिस लैपटॉप के ऊपर बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं. दूसरा लैपटॉप तो मैंने कनेक्ट नहीं किया. लेट्स कम टू नंबर वन. मैं जाता हूं, सिंपल प्रॉपर्टीज लेता हूं, और यहां पे मैं आपको सिर्फ 3 से 4 चीजें डिस्कस करूंगा, उसी में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी. नंबर 1, मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड मेमोरी 16 GB है. पहली बात यह है कि मेरे फिजिकल रिसोर्सेज चेक करने कौन से, 16 GB, नंबर 1. नंबर 2, मेरे पास 2.2 गीगाहर्ट्ज का 2.20 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है. 2 रिसोर्सेज हो गए. नंबर 3, मेरे पास बेसिकली 2 चीजें होगी. मेरे पास जो इस वक्त हार्ड डिस्क है, ये देखें, मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाता हूं, ये देखें, ठीक है, और यहां पे मैं डिस्क मैनेजमेंट को देखता हूं. दिस इज कॉल्ड डिस्क मैनेजमेंट है. यू सी, ये मेरे पास यहां पे मेरे पास जो हार्ड डिस्क है, ये देखें, तकरीबन 476 GB समथिंग. अब ये मेरे फिजिकल रिसोर्सेज हैं. दीज आर माय फिजिकल रिसोर्सेज. अब फिजिकल रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज मेरे इस्तेमाल में भी हैं. देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है. आपके पास आए हैं, कोई बंदा आया खाने के लिए, अब जरा गौर करना. अब इसको बात को समझने की कोशिश करनी है, जो मैं टेक्निकल चीज को थोड़ी सी कोशिश करूंगा लेमैन में समझाने की. जब आपको पता है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप उसके होस्ट होते हैं और वो आपका गेस्ट होता है. तो अब आपके पास 2 रोटियां हैं, तो आपके पास तो फिजिकली तो 2 हैं. अब उसमें से आप कुछ गेस्ट को देंगे. आप सारी गेस्ट को नहीं दे सकते. क्यों? आप ये नहीं कि नहीं सर, मैं रमजान का महीना है, मैं अकीदतमंद हूं, मैं सारी रोटी उन्होंने दे दें. सवाल ठीक है, अच्छी बात है. अगर दूसरा मेहमान आ गया तो उन्होंने क्यों दोगे? ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ है, जब हम वर्चुअलाइजेशन में जाएंगे ना, तो आपको 2 चीजें सुननी पड़ेंगी. एक चीज को कहते हैं जी होस्ट मशीन, और फिर दूसरी होगी गेस्ट मशीन. इसी तरह से एक होगा होस्ट ओएस, और फिर एक होगा गेस्ट ओएस. यानी अब आपके पास, जरा तवज्जो करें कि मैं पूरा सिनेरियो आपको समझाऊंगा, तो उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आने लगा. ये देखें, मेरे पास अब होगा क्या, दिस इज माय लैपटॉप. इस लैपटॉप के अंदर यहां पे देखें 16 GB रैम है. इस लैपटॉप के अंदर 500 GB हार्ड है. इस लैपटॉप के अंदर 2.20 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है. ये लीजिए, अभी मैंने सिर्फ ये 3 चीजें लिखी हैं. मेरे भाई
और इस लैपटॉप के अंदर मेरा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 प्रोफेशनल एडिशन है। ये भी याद रखना आपने, ठीक है। और इसके अलावा मेरा ये जो लैपटॉप है वो VT सपोर्टेड है। आपके लैपटॉप की या आपके कंप्यूटर की बायोस के अंदर VT की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आपने वहां पे वर्चुअल टेक्नोलॉजी की ऑप्शन को इनेबल नहीं किया तो भाई वर्चुअलाइजेशन आपके कंप्यूटर पे नहीं चल सकती। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बेसिकली आई नीड द हाइपरवाइजर, और वो हाइपरवाइजर मेरे पास VMware वर्कस्टेशन भी हो सकता है और वो मेरे पास हाइपर वी भी हो सकता है। मेरे पास ये होगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, इसको मैं टेक्निकली समझाने लगा हूं और आपको समझ आएगी, ये बात को गौर से समझना। याद रखना कि आपको जो टेक्निकली मैं चीज बताने लगा हूं ये कि आपके पास मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका कंट्रोल बायोस के पास होता है। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन बायोस वो सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देती है और ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर को दे देगा। याद रखना मेरी बात, आपके मदरबोर्ड पे जितनी भी चीजें हैं, रैम लगी है, हार्ड डिस्क लगी है, बेसिकली तो वो मदरबोर्ड पे डिटेक्ट होती है। तो मदरबोर्ड से तमाम फीचर्स जो होते हैं वो बायोस के पास आते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्सेज बायोस से ले लेता है और वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके वो रिसोर्सेज हाइपरवाइजर को दे देता है। मुझे किसने बताया कि मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया। 500 GB हार्ड डिस्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया। 2.20 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया। अब उसके बाद याद रखना, जो रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिटेक्ट किए हैं सिर्फ वो रिसोर्सेज हाइपरवाइजर के पास जा सकते हैं। अब हाइपरवाइजर को यूज करते हुए मैं यहां पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। मैं कहता हूं VM1, मैं यहां पे एक और मशीन क्रिएट करता हूं, मैं कहता हूं VM2, मैं एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूं, मैं कहता हूं VM3। और अब देखें क्या होगा, मेरे पास नीचे से फिजिकल रैम आई 16 GB, मैंने 1 GB इसको एलोकेट कर दी। मेरे पास हार्ड डिस्क नीचे से 500 GB आई, मैंने 50 GB इसको दे दी। इसी तरह से 1 GB मैंने इसको दे दी और 50 GB इसको दे दी। इसी तरह से 1 GB रैम या 2 GB मैंने रैम इसको दे दी क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए थी और इसको स्पेस इतनी नहीं चाहिए थी, इसको 2 GB स्पेस दे दी। तो इट्स वेरी सिंपल। आपके पास जो नीचे से रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम ने लिए, हाइपरवाइजर को दिए, और हाइपरवाइजर अब आपको क्या कर रहा है, हाइपरवाइजर बेसिकली हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में जो टाई थी ना, जो फिक्स हो जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ, बेसिकली अब आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं रहा। आप चाहें तो इसके अंदर जनाब अली सर्वर 2012 कर दे, वेरी सिंपल, 2012 कर दे। आप चाहें तो इस मशीन के ऊपर लिनक्स कर दें। आप चाहें तो इस मशीन के ऊपर आप चाहें तो विंडोज 11 कर दें। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, डजंट मैटर, क्योंकि ये जो वर्चुअल मशीन है, इस वर्चुअल मशीन को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं। तो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके वर्चुअलाइज करने वाला जो काम है, वो जो सॉफ्टवेयर करता है उसको हाइपरवाइजर कहते हैं। और 2 हाइपरवाइजर मैंने बताया, VMware वर्कस्टेशन और हाइपर-वी। अब इसका फायदा क्या है? एक तो नंबर 1, आपकी वर्चुअल मशीन हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं रही। नंबर 2, आपके एक फिजिकल बॉक्स के ऊपर, एक फिजिकल मशीन के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं और डिप्लॉयमेंट वुड बी वेरी इजी। आप किसी भी वक्त विद इन फ्यू मिनट्स आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे फिर एक प्रॉब्लम आ गई, वो ये प्रॉब्लम है, आप अपने इस सर्वर के ऊपर जितने भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे, याद रखें उनके पास मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ यही है। इन रिसोर्सेज के अंदर रह के ही
अंदर रहते हुए आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। और नंबर 1, अब आपको एटलीस्ट ये एक बॉक्स, एक लैपटॉप या एक फिजिकल सर्वर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसका बेहतरीन सोल्यूशन वर्चुअलाइजेशन ने दिया आपको। लेकिन कल को यहाँ पे एक और इशू आ जाता है, वो ये आ गया, आपने कहा सर ठीक है, आपने एक फिजिकल सर्वर डिप्लॉय किया, उसके अंदर 3 वर्चुअल मशीन तो बड़ी बेहतरीन चल रही हैं, लेकिन अब रिक्वायरमेंट्स ये है सर, मुझे मजीद 4 वर्चुअल मशीनें चाहिए। तो अब आप कहेंगे सर मेरे इस फिजिकल सर्वर के ऊपर तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं मजीद इसके ऊपर 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकूं। ये जरा कॉल लीजिएगा प्लीज, बाय चलिएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फिर वंस अगेन आपको उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आप एक सर्वर अरेंज करेंगे, उस सर्वर के अंदर रैम होगी, उसके अंदर ऐड होगी, फिर आप जाके वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे और सारा कुछ होगा। अब आपको ये जो स्केलेबिलिटी से हाई वेरिएबिलिटी के जो इश्यूज थे, फिर भी कॉस्ट कम हुई, लेकिन फिर भी कॉस्ट तो है। मेंटेनेंस के मसले कम हुए, लेकिन मेंटेनेंस तो है। रिसोर्सेज के इश्यूज कम हुए, लेकिन हैं तो सही। अब आप ये चाहते हैं कि ये तमाम रिसोर्सेज अब आप अपने पास बिल्कुल मैनेज ना करें, बल्कि ये तमाम रिसोर्सेज, अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम भी बताऊंगा, अब ये तमाम रिसोर्सेज पब्लिकली कोई और मैनेज कर रहा हो, उसका काम है ये सर्वर अरेंज करना। वो 2 करे, 4 करे, 5 करे, उसने मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय किए हुए होंगे, उसने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, अपने अवेलेबिलिटी जोन बनाए हुए हैं, अपने रीजन्स बनाए हुए हैं, हाई वेरिएबिलिटी के लिए उसने रीजन पेयर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस है जो क्लाउड के अंदर अल्लाह जिंदगी दे आपको, तो कभी इंशाल्लाह अगर ज्वाइन किया तो उसमें डिस्कस भी करेंगे और मैं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन फिर वक्त मैं ये चाहता हूं कि अब मुझे इनमें से ये नीचे वो जो हार्डवेयर को मेंटेनेंस करने वाला काम है, ये मैंने बिल्कुल नहीं करना। मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैं एक कंप्यूटर की मदद से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करूं, जो कि मैं वेब पोर्टल की मदद से भी एक्सेस कर सकता हूं, जो मैं शेल की मदद से भी एक्सेस कर सकता हूं, जो मैं बैश की मदद से भी एक्सेस कर सकता हूं, और मैं यहां से एक्सेस करके यहां पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करूंगा। मुझे नहीं पता कि वो वर्चुअल मशीन्स कैसे मैनेज हो रही हैं, कौन कर रहा है। अगर मेरी एक वर्चुअल मशीन डाउन हो जाए तो वो दूसरी मशीन मुझे कैसे मिल जाएगी, आई डोंट नो, वो उसके फीचर्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो टाइस नहीं उससे गुजारा आप हट जाएं, तो आप उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाते हैं। मेरी आज की अभी पहली लैब जो है उसमें मैं अभी आपको 2 काम करूंगा। एक वर्चुअल मशीन में क्रिएट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे, अजूर पे जाके क्रिएट करते हैं, और एक वर्चुअल मशीन में हाइपरवाइजर पे क्रिएट करता हूं। थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली समझ आएगा कि मुझे क्लाउड के एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं और मुझे वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, तो मैं ये स्क्रीनशॉट आपको यहीं पे अपलोड कर देता हूँ, बाद में आपके काम आ जाएगा और फिर मैं आपको लैब करवा देता हूँ। जी, किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन किसी का भी? सर इसमें हम सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे, लाइक जब हम एक अपनी सर्विसेज जो है वो किसी दूसरे वेंडर को दे रहे होंगे, हाँ जी, उसमें सिक्योरिटी का ये एक बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी बस ये है कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं इसमें ना बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन इवन के आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूं, एक मशीन से दूसरी मशीन तो आइसोलेट है ही है। एक मशीन को अगर 10 यूजर एक्सेस कर रहे हैं ना सिमल्टेनियसली, एक फिजिकल मशीन को, एक ही सर्वर को, एक ही आईपी को अगर 10 लोग सिमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं ना, एंड एवरी यूजर इज आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये सिंगल मशीन की बात हो रही है। तो सिक्योरिटी इश्यूज जो है ना बकायदा इसमें वर्चुअल फायरवॉल भी है, फिल्ट्रेशन भी है, ऑथेंटिकेशन भी है। ये सारे फीचर्स आपके सिक्योरिटी के क्लाउड में भी मौजूद हैं और ये सारे वर्चुअलाइजेशन में भी मौजूद है। और किस सवाल है तो बताओ। एनी क्वेश्चन? चले
चलो करके देखते हैं जी। यस ओके अच्छा जी, इस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन है। लेट्स सपोज मेरी एक लिमिटेशन है, मेरे पास यहाँ पे हाइपरवाइजर VMware वर्कस्टेशन मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरह के हैं, एक VMware वर्कस्टेशन और दूसरा VMware वर्कस्टेशन प्लेयर है। याद रखें, अगर तो आप सिंपली वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं और बस कोई ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, तो VMware वर्कस्टेशन प्लेयर जो है ना, ये एक फ्री अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन है, अवेलेबल एप्लीकेशन है, VMware की प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप जरा एडवांस फीचर्स चाह रहे हैं तो आपके पास VMware की दो प्रोडक्ट्स हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर ESXi है और टाइप 2 हाइपरवाइजर जो है ना वो VMware वर्कस्टेशन प्रो है, जो कि प्रोफेशनल एडिशन ये मैंने इस वक्त यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि VMware के अंदर इस हाइपर-वी को यूज करते हुए वर्चुअल मशीन्स कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हाइपर-वी उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे काम करने के बजाय फौरी तौर पे क्लाउड पे जा रहा हूं, ताकि मैं टाइम को भी यूज करना चाहता हूं बेहतरीन। ये मेरे पास क्लाउड अवेलेबल है यहाँ पे, ये मेरे पास क्लाउड का अकाउंट मैंने बिल्कुल लॉगिन हुआ हूं, ऑल सर्विसेज। देखिए मुझे क्लाउड में कितनी आसानी, जरा गौर कीजिएगा। मुझे ये देखें, बाय डिफॉल्ट जब आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर का अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट $200 होते हैं, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट आपको कहता है कि जब आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, फ्री टेस्टिंग अकाउंट बनाएंगे, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, एक आउटलुक ईमेल एड्रेस की जरूरत है, और आपके कार्ड में से सिर्फ ₹1 कटता है या ₹2 कटते हैं, और वो भी वापस आ जाते हैं आपको, सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि तुम ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। और उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर पोर्टल आपको मिल जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है लो भाई, अब 1 साल के लिए ये पोर्टल आपका है। अब उस 1 साल में माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि भाई $200 मैं आपको दे रहा हूं, $200 को तुम आपने 1 महीने के अंदर अंदर यूज करना है। मिसाल के तौर पे मैं जब एक मशीन बनाऊंगा, तो वो मुझे बताएगा कि ये जो मशीन आप बना रहे हैं, अगर ये मशीन 1 घंटा चले तो इतने डॉलर इसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं पे एज यू यूज। ओके, जितना यूज करोगे उतना बिल पे करोगे। बल्कि आज मैं एक बड़ा जबरदस्त फीचर जो मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा था, वो था फंक्शंस। कि मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, तवज्जो करना, ये आगे बड़ी इनहेंसमेंट है। अब इसमें एक एक एप्लीकेशन है, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे इसको गौर से समझें। एक बंदा आया वेबसाइट के ऊपर, उसने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने में उसको आधा घंटा लग गया। आधे घंटे के बाद जैसे ही उसने एंटर किया ना, तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना था। बस उस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होने के बाद वो डाटा डेटाबेस में फेंकना था। अब वो फंक्शन मशीन पे चल रहा है, आधा घंटा हो गया मशीन चल रही है, क्योंकि वो फंक्शन ने चलना है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ये फीचर दे रहा है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट आपको एक फीचर देता है फंक्शन का, दैट इज ट्रिगर बेस्ड, कि यार जब तक आपका वो पूरा डाटा फिल नहीं हो जाएगा ना, अगर आपका वो फंक्शन कुछ माइक्रो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है मैं आपको सिर्फ उतना बिल करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको उस पूरे प्रोसेस के लिए आधा घंटा वेट करना पड़े। यानी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इतने डिटेल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए। मिसाल के तौर पे वर्चुअलाइजेशन का एक फायदा था, मैं यहां पे चलते चलते एक बात डिस्कस कर देता हूं, अभी डिस्कस कर देता हूं, उसको समझे, उसका भी तोड़ निकाला। मिसाल के तौर पे आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई और आपने ये वर्चुअल मशीन आपने एक डेवलपर को दे दी। वो खुश हुआ, उसने कहा यार बड़ी जबरदस्त बात है सर, आपने तो मुझे, पहले तो आप 2-3 दिन लेते थे, अब आपने सर 15-20 मिनट में मुझे मशीन बना के दे दी है। वो बड़ा खुश हुआ। आपने जब मशीन आपने उसको मशीन दी, अब आपने इसके ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। मिसाल के तौर पे वो गया, उसने अपनी वो एप्लीकेशन टेस्ट कर ली जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती थी, और 15-20 मिनट के बाद आपके पास आ गया। अब आपको कहता है कि सर मेरे पास एक और एप्लीकेशन है जिसको मैंने टेस्ट करना है, लेकिन उसके लिए मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब यहां पे वर्चुअलाइजेशन भी बस हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, या तो आप ये मशीन डिलीट करेंगे, एक नई मशीन क्रिएट करेंगे, उस पर लिनक्स इंस्टॉल करेंगे,
और उसको फिर देंगे, और वो देने के बाद आपको कहेगा सर वेरी गुड, जबरदस्त, बड़ा एक्सीलेंट हुआ है, लेकिन सर एक बार फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की मशीन मिल सकती है। यार ये क्या बात हुई? वो कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं लिनक्स एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट पे टेस्ट नहीं कर सकता, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन को लिनक्स पे टेस्ट नहीं कर सकता। आप ये दोनों दे दें तो मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं टेस्ट कर सकता, तीनों मिल जाए तो मैं मैक ओएस को टेस्ट नहीं कर सकता। तो एक और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, वो है कंटेनर। कंटेनर कहता है कि मैं इतना बेस्ट सोल्यूशन आपको दे रहा हूं कि आपको वो जो वर्चुअलाइजेशन में मशीन 10 मिनट लेती थी ना भाई, वो भी टाइम मैंने आपका विद इन फ्यू मिनट्स कर दिया। और दूसरा बेनिफिट का आपको क्या दे रहा हूं, जिस तरह आप एक फिजिकल सर्वर के ऊपर 3 वर्चुअल मशीन चला रहे हैं, 100 वर्चुअल मशीन चला रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक वर्चुअल मशीन के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर चला सकते हो। तो अब दुनिया इस तरफ चली गई है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, कम से कम एक्सपेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाना। ठीक है ना? तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स है जो कि मैंने आपके साथ सरसी से डिस्कस किए। बात हो रही थी उसकी कि वर्चुअल मशीन से भी आगे दुनिया चलेगी ना, और फिर मैंने फंक्शंस का डिस्कस किया और मैंने आपको उसके बारे में बताया कि कंटेनर क्या चीज है। आते हैं, आप डिप्लॉय करके देखते हैं इसको, सॉरी क्लाउड में आते हैं, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये बिलिंग की बात हो रही थी बेसिकली। तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट पे आते हैं, और लेफ्ट में यहाँ पे इसका ये जो सबसे पहले ये अकाउंट, इसको आप यूजर अकाउंट कह सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की जुबान में इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन जैसे कहते हैं रजिस्टर्ड अकाउंट, तो सब्सक्राइब आप कहते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन सा है, तो ये वो अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए यू कैन क्लिक हियर, और इसके अलावा सेटिंग यहाँ पे हो सकती है, इसको छोड़ दे। सिर्फ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जितने भी लॉग्स होंगी, यानी आप एक मशीन डिलीट करते हैं, वो हो रही है या नहीं हो रही, क्या आपने कोई चीज डिलीट की थी ये देखें, क्या आपने कोई चीज डिप्लॉय की थी, सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके पास है अगर आप क्लाउड शेल एक्सेस करना चाहते हैं। दिस इज वेब पोर्टल, आप अपने क्लाउड एनवायरनमेंट को इस पोर्टल की मदद से, यूं समझ लें ये सारा पोर्टल है आपका, और अगर आप चाहें तो शेल की मदद से भी आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। क्यों? अब जारी बात है कि जो लोग जीयूआई बेस्ड काम करते हैं ना, उसमें काम बड़ा आसान हो जाता है। क्लिक 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 क्लिक, आप यूजर अकाउंट बना लें, ग्रुप बना लें, मशीन्स क्रिएट कर लें, आप बड़ा आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब आपको काम स्पीडीली और बल्क में करना पड़ेगा ना, तो फिर जीयूआई बेस्ड काम जो आता है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो डिप्लॉय नहीं किया जाता। तो आप जितना भी बल्क में काम करेंगे, जितने भी स्क्रिप्ट आप चलाएंगे, वो सारे के सारे आपके शेल में चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास सर्च है। अब आप कहते हैं सर रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स? जैसे आपके कंप्यूटर के आपके पास यहाँ पे आप कहते हैं गैजेट्स, मेरा कैमरा एक गैजेट है, मेरा माइक एक गैजेट है, मेरा लैपटॉप एक गैजेट है। बिल्कुल इसी तरह से आपके क्लाउड के अंदर हर ऑब्जेक्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट की जुबान में ऑब्जेक्ट कहते थे यूजर एक ऑब्जेक्ट है, ग्रुप एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है। क्लाउड की जुबान में आपके पास हर एक जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे वर्चुअल मशीन, जैसे रिसोर्स ग्रुप, जैसे आपके पास आ जाता है स्टोरेज, जैसे वर्चुअल नेटवर्किंग, इन तमाम को रिसोर्सेज कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अगर आप किसी भी रिसोर्स को सर्च करना चाहते हैं, किसी भी सर्विस को सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहां पे उसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं वीएम, वर्चुअल मशीन, ये देखिए ये वर्चुअल मशीन आ गई। वर्चुअल मशीन से रिलेटेड ये मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज हैं, इनके मुख्तलिफ काम हैं। अब इसके सामने ये स्टार है, ये यहाँ पे स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट्स में आ जाएगा। फेवरेट्स का मतलब ये है कि जब आप एक्सेस करते हैं अपनी स्क्रीन को, तो जिस चीज को आपने फेवरेट कहा होगा वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे आपको। ये देखिए वर्चुअल मशीन यहाँ पे आ गई, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज को चाहते हैं कि वो आपको हर टाइम नजर आए, तो आप उसको यहाँ पे, आप कहते हैं वर्चुअल मशीन क्लासिक ऑफ कर दें, ऑफ कर दें आपने इसको। ठीक है, आप किसी भी और चीज को देखना चाहते हो
तो आप उसको, ये सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सारी सर्विसेज हैं और 100+ सर्विसेज हैं माइक्रोसॉफ्ट की। और इसको अगर आपने देखना है तो कहता है सिर्फ नेटवर्किंग से रिलेटेड 34 सर्विसेज हैं और सिर्फ वर्चुअल मशीन से रिलेटेड, कंप्यूट से रिलेटेड 25 सर्विसेज हैं। कंप्यूट में सिर्फ वर्चुअल मशीन एक सर्विस है, ठीक है ना। बाकी ये वर्चुअल मशीन क्लासिक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स है, ये वो फंक्शन ऐप में बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी तरह से ये देखें नीचे स्टोरेज की आ जाएगी आपके पास, स्टोरेज ऑप्शन है। ये आप फायरवॉल जो आप कह रहे थे, ये देखें आईपी ग्रुप, फायरवॉल पॉलिसीज, फायरवॉल मैनेजर, फायरवॉल्स, ठीक है। इसी तरह से ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज है, ये सारे सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं जो आप, और जिन लोगों को ACL आता है, नेट आता है, उनको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्विसेज है। ये देखें ये वेब की सर्विसेज हैं। ये पोर्शन उन लोगों के लिए जो वेब डेवलपर्स हैं, जो वेबसाइट्स होस्टिंग करते हैं, ये पोर्शन उनके लिए। ये जो पोर्शन है ना, ये स्टोरेज वाला और ये फायरवॉल वाला और नेटवर्किंग वाला, ये पोर्शन हम जैसे लोगों के लिए, जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, ये उनके लिए, जिन्होंने नेटवर्क डिप्लॉयमेंट करनी है, जिन्होंने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट करनी है। और ये वेब वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए, ये वाला वेब वाला। अच्छा, इसके बाद ये मोबाइल एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ये उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा ये डेटाबेस, जो लोग डेटाबेस इंजीनियर हैं, ये उनका पोर्शन है, SQL को कर रहे हैं, ये देखें माई SQL है, ये उनके लिए। इसके अलावा ये एनालिटिक्स है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये देखें आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग, जो लोग मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए टूल्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि क्लाउड सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्लाउड वेब डेवलपर्स के लिए भी आपको टूल्स दे रहा है और रिसोर्सेज दे रहा है, प्रोग्रामर्स के लिए भी हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम करते हैं, जो वेब डेवलपर हैं, जो एनालिटिक्स करते हैं, जो बिग डाटा का काम करते हैं, यानी हर किस्म की फील्ड को कवर कर रहा है। ये देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने 2017 में जब आई वाज इन USA, तो वहां पे मैं देखता था कि वहां पे इवन के जो जिम थे, वहां पे जो इवन के उनके जो एलिवेटर सिस्टम थे सारे, वो भी सारे IP इनेबल्ड थे। आप एक कार्ड को स्वैप करते हैं, एक कार्ड को स्वैप करते हैं, आप उस कार्ड को स्वैप करते हैं, तो उस कार्ड की वजह से आप सिर्फ उसी फ्लोर पे जा सकते थे जहां पे आपका रूम है, आपके रूम की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये तमाम चीजें जो IP इनेबल्ड हैं, दैट इज कॉल्ड, और आप इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स यू कैन मैनेज थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा जबरदस्त था। इंटीग्रेशन क्या है कि अगर आपकी इन हाउस को डेटाबेस चल रही है, उसको माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करना है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी थर्ड पार्टी की है लेकिन आप उसको माइक्रोसॉफ्ट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो टूल्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करते हैं। इसी तरह से ये देखें आइडेंटिटी, ये ऑथेंटिकेशन के लिए है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी आप पढ़ते हैं, यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, इसी तरह से यहाँ पे अजूर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर एक्टिव डायरेक्टरी है, वो ऑथेंटिकेशन। ये उसी तरह से ग्रुप्स बना सकते हैं, यूजर्स बना सकते हैं, यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स हियर, ठीक है। और ये देखें सिक्योरिटी के लिए फर्दर फीचर्स हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये माइग्रेशन है। माइग्रेशन क्या चीज है कि आप कहते हैं कि सर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब आप कहते हैं कि ठीक है, मेरी कंपनी के अंदर 6 सर्वर हैं सर, लेकिन सर मैं 6 सर्वर जो है ना, उनको माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे शिफ्ट करना है। अब उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उसमें आपका लिनक्स का सर्वर भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके वो सर्वर जो है वो वर्चुअल सर्वर हो और VMware के अंदर क्रिएट हुए हुए हों। अब VMware जो है वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली आपको इस तरह के टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि, और ये देखें वो जो मैं कह रहा था, नेटवर्क एनालाइजिंग, मॉनिटर करना, मैट्रिक्स को चेक करना, ऑटो स्केल चेक करना, एक्टिविटी लॉग्स को चेक करना, तो ये बेसिकली आपके पास सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ठीक है। और ये देखें, मैं हाइपर क्लाउड और मल्टी क्लाउड की बात बता रहा था आपको, हाइपर एंड मल्टी क्लाउड, कि अगर आपके पास यहाँ पे मुझे वो सर्विस जरूर नजर आ जाएगी। लेट मी चेक। ARC नजर आ गया, प्राइवेट लिंक स्कोप आ गया, डाटा कंट्रोल, कस्टम लोकेशन, डेवऑप्स, Azure एक्टिव डायरेक्टरी, नहीं वो यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से API वगैरह। खैर, हम आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं रिसोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, देखते जाइएगा आप। ये देखें, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक वर्चुअल मशीन। देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास कंप्यूटर में स्पेस है, ना मेरे पास इसका कोई इमेज पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मैंने जब आपको वर्चुअलाइजेशन पढ़ाने लगा था ना, तो मैंने कहा यार मैंने विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना है 2012, उसका ISO इमेज नहीं है। तो भाई मैंने पहले उसका ISO इमेज ढूंढ के कॉपी किया। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आपको मशीन बनाई थी ना, तो ये देखें डी, और यहाँ पे सिस एडमिन, और ये देखें ISO इमेज। ये मैंने इमेजेस रखे हुए जो मैंने इंस्टॉल करने हैं। मैंने इंस्टॉल कहाँ पे करने हैं? पहली बात, किसको इंस्टॉल करना है, मुझे वो इमेज भी चाहिए। अच्छा, कहां पे इंस्टॉल करना है? मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी पार्टीशन में, डी में, जी में, कहीं पे भी अवेलेबल स्पेस भी चाहिए। ये मेरा टेंशन है। और फिर मेरे कंप्यूटर के अंदर इतनी अवेलेबल फिजिकल मेमोरी भी होनी चाहिए, ताकि मैं जब वर्चुअल मशीन बनाऊं तो उसमें चल सके। तो लेकिन जब मैं क्लाउड पे बात कर रहा हूं, तो मुझे क्लाउड में किसी चीज की टेंशन नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये मेरा अकाउंट है जिसके थ्रू मैं लॉगिन हूं। रिसोर्स ग्रुप, ये मैं फिल वक्त इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। एक रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूं, बना हुआ ऑलरेडी। वर्चुअल मशीन में नाम रख देता हूं, मैं कहता हूं जी मेरी VM1 है। अच्छा, ये वर्चुअल मशीन मैं कहां पे डिप्लॉय करूंगा? देखें, मैं ये तो सिलेक्ट कर सकता हूं कि रीजन कौन सा होगा, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा हो सकता है, लेकिन उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाटा सेंटर कौन सा होगा, उस डाटा सेंटर के अंदर रैक कौन सा होगा, उस रैक के अंदर सर्वर कौन सा होगा, ये मैं नहीं कर सकता। ये माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है भाई, उन्हें नहीं बनाना, नहीं पाओ ਤੁਸੀਂ सिर्फ है दसो ਤੁਸੀਂ। अब डेफिनेटली मैं ये जो सर्वर डिप्लॉय करना चाह रहा हूं, डेफिनेटली मेरे इस मशीन को मेरे US वाले जो क्लाइंट्स है वो एक्सेस करेंगे। तो याद रखें, अगर आपका सर्वर पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, क्लाइंट आपका अमेरिका से एक्सेस कर रहा है, तो वो आपको कॉल करके कहेगा ना, सर बहुत स्लो है नेटवर्क। क्यों? मैं माजर के साथ एक तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि वो तस्वीर लकीली मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं चाह रहा था मैं उसको दिखा दूं। और फिर ये देखें, स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोगों को? जी, सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जरा प्लीज बताइएगा मुझे। सर। हाँ जी, देखें जरा। नो सर। हाँ, नहीं नजर आ रही? जिन्होंने नहीं नजर आ रही हो रहने दो। सही है ना? खैर, एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा, सिर्फ मैं आपको चंद एक चीजें बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे साउथ इंडिया में आप अपना सर्वर डिप्लॉय करते हैं, यहाँ पे इस रीजन में डिप्लॉय करते हैं, और यहां से कनाडा से एक क्लाइंट आता है एक्सेस करने के लिए। तो जारी बात है, कनाडा से जो क्लाइंट आएगा वो डेफिनेटली आपके फाइबर नेटवर्क के थ्रू ही इस तक पहुंचेगा ना, जो भी आपकी डेफिनेटली इसको तो लेटेंसी आएगी। तो इस वजह से ये वो रीजन हैं, इसकी डिटेल है, ये रीजन है, अवेलेबिलिटी जोन है, और इसको इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर हम इसको देखेंगे। तो इसलिए ये वो रीजन है, आपको देखना है कि आप कहां पे हैं, आपका क्लाइंट कहां पे है, और किस रीजन में आपने अपनी मशीन को डिप्लॉय करना है। और रीजन को सिलेक्ट करने का एक रीजन सिर्फ मैंने अभी आपको बताया है। रीजन को सिलेक्ट करने के और बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन फिल वक्त अभी इतना ही आपके लिए काफी है कि मैं कौन सा रीजन सेलेक्ट करूं। मैंने कहा चलो ईस्ट US मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूं, ईस्ट US 2। अच्छा सॉरी, मैं इसको क्लोज करता हूं।
एक अच्छा सॉरी ओके हाँ जी मैंने यहाँ पे ईस्ट US2 वो रीजन सेलेक्ट कर लिया बाकी मैं किसी चीज के ऊपर नहीं जा रहा ये देखें जी आपने सवाल पूछा था सिक्योरिटी टाइप का ये एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद ये देखें जो मशीन आप यूज करेंगे ये देखें यहाँ पे कुछ मशीन है ये देखें बने बनाए इमेजेस पड़े हुए हैं और इसके अलावा जैसे आपके पास है ना प्ले स्टोर होता है इसी तरह से इसका जो है ना वो वर्क प्लेस होती है ठीक है ना वहां से आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाते हैं ये देखें ये बाकायदा तौर पे आपको बता रहा है विंडोज 10 प्रोफेशनल और 21H2 ये 64 बिट और जनरेशन 2 मैं इसको सिलेक्ट कर लिया ये देखें उसको सिलेक्ट कर लिया ये 64 ARM64 इज नॉट सपोर्टेड विद द सिलेक्टेड इमेज ओके ये रन विद Azure स्पॉट डिस्काउंट इसको फिर वक्त डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ये देखें ये मैं उसको साइज देना चाह रहा हूं ये वो बता रहा है कि भाई अगर आप जो वर्चुअल मशीन बता रहे हैं उसके मुताबिक आप अगर मुझे ये कहते हो कि ये रिसोर्सेज अरेंज करूं ये वाले तो ये देख लें वो कहता है कि अगर मैं ये रिसोर्सेज अरेंज करूंगा ना जिसमें 4 CPU होंगे और 16 GB रैम होगी तो मैं 192.72 पर मंथ चार्ज करूंगा आपसे इस मशीन के और अगर आप कहते हैं कि नहीं बिल्कुल बेसिक मुझे चाहिए तो आप ये ले लें ये फ्री सर्विस एलिजिबल है यानी आपके फ्री अकाउंट के अंदर आप ये मशीन बना सकते हैं अगर आपने ये वाली मशीनें यूज करनी है तो आपका पेड अकाउंट होगा आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करोगे तो ये मशीनें यूज कर सकते हो तो उसने कहा ठीक है यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एजी एडमिन ठीक है जी ये मेरा यूजर नेम है और ये पासवर्ड है ये मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर है सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही नहीं आ रही सॉरी मेरे घर में वो शेयरिंग खत्म हो गई होगी लेट मी चेक मैं दोबारा कर देता नहीं आ रही हूँ जी मैं चेक करवा देता हूँ आप मुझे कंफर्म कर दीजिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया मैं बता देता हूँ हाँ जी आ रही है जी जी सर अब आ रही आइए अब आइए हाँ सर जी आ रही है ठीक है नो प्रॉब्लम ओके जी ये मुझे वो कह रहा है कि आप अपनी मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ये उसका एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है ना एडमिनिस्ट्रेटर जो आप रखते हैं ये वो है अच्छा ओके जी ये पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स आप इस मशीन को जारी बात है कि जब ये मशीन क्लाउड पे क्रिएट हो जाएगी लेटर ऑन फिर आपने इसको एक्सेस भी करना है तो बाय डिफॉल्ट आपकी रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट 3389 जो होती है ना ये यूज होती है आप अगर इसको एक्सेस करना चाहें अदरवाइज आप इसको HTTP वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो सिक्योर शेल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो ठीक है ना तो मैं बाय डिफॉल्ट यही एक ऑप्शन रखूंगा और उसके बाद मैं सिंपल कहते हैं कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो क्योंकि आप इंस्टॉल कर रहे हो इसको समझना इसलिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पैचेस इंस्टॉल करना उसका लाइसेंस मेंटेन करना दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन बहरहाल मैंने उसको कहा जी ठीक है मैं लाइसेंस खुद कर लूंगा क्योंकि हम फ्री वाले चक्कर में पड़े हुए हैं तो ये मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है और जितनी देर में ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है उतनी देर में हम चलते हैं हाइपरवाइजर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिसिंग और नॉट वैलिड ओके जी मैं वापस आता हूं बेसिक्स पे और मैं चेक करता हूं कि मेरी कहां पे गलती है अगर कहीं पे गलती होगी तो वो मुझे वहां पे मेरी सर्च सिलेक्शन लेट मी चेक हमने कहां पे गलती की है देख लेते हैं यहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है अच्छा ये भी स्टार ठीक है अभी तक सही है कुछ इशू नहीं
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कह रहा है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है दिस सब्सक्रिप्शन मे नॉट बी एलिजिबल टू डिप्लॉय VMs ऑफ सर्टन साइजेस इन सर्टन रीजन। कहता भाईजान ਹੁਣ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, मैं कहता अच्छा यार क्या करें फिर, चलो देखते हैं नीचे। और जो है वो ठीक है, ये फ्री है ये ठीक, लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर लेता हूँ। अगर फ्री वाला यही है तो यही है, और तो कोई ऑप्शन नहीं। हम रीजन चेंज कर लेते हैं। ये रीजन मुझे, अच्छा सॉरी मैंने रीजन गलत यूज किया हुआ ना, मैंने US2 कर लिया था, उधर मिल जाता है, इस रीजन में नहीं मिल सकता था मुझे। ठीक है, रीजन चेंज किया, उसने वार्निंग दी थी। This will allow all IP addresses to access your virtual machine. हमाद ने सवाल पूछा था कि बाय डिफॉल्ट कहता है कि आपने सिर्फ मुझे ये बताया है कि इस पोर्ट के ऊपर जो रिक्वेस्ट आएगी ना, बस ये कि तुमने उसको अलाउ कर देना है, लेकिन कहां से आएगी ये नहीं बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पाबंद कर सकता हूं कि अगर फलां पब्लिक IP से मेरी इस मशीन को एक्सेस किया जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। यानी आप चाहो तो ACL लगा सकते हो कि आप अगर दफ्तर से बैठ के कोई बंदा दफ्तर के IP से दफ्तर से बैठ के एक्सेस करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा अपने घर से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता है तो नहीं, तो यू कैन डू दैट। तो ये जनाब करने के बाद आप इसको ऐसे कर देते हैं। नहीं जनाब, इसको होने दें। और ये देखें उसने बता दिया कि $0.0104 पर आवर मैं इसके लिए चार्ज करूंगा आपकी इस मशीन के लिए, और ये उसकी डिटेल उसने मुझे प्रोवाइड कर दी और मैंने उसको सिंपली कह दिया ओके डन। और ये देखें डिस्क कंट्रोलर टाइप स्कर्जी है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे SSD हार्ड ड्राइव चाहिए इसके अंदर, तो उसकी कॉस्ट और होगी। तो ये इंशाल्लाह वर्चुअल मशीन की जब हम करते हैं ना, तो उस वक्त बाकायदा तौर पे डिस्कस करता हूं कि अगर AutoCAD के लिए सर्वर बनाना है तो कौन सा होगा, डेटाबेस के लिए बनाना है तो कौन सा होगा, वेब डेवलपमेंट के लिए बनाना है तो कौन सा होगा। तो वो फिर हम वर्चुअल मशीन की क्राइटेरिया बाकायदा तौर पे हम उसमें स्टडी करते हैं। ये वर्चुअल मशीन का टॉपिक के अंदर, ये 104 के अंदर, बेसिकली ये 900 के अंदर ये डिटेल नहीं आती। और ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आएगा, और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और ये देखें सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट, वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट हो रही है, और मैं क्लाउड पे काम हो रहा है, और हम इधर बैठ के वर्चुअल मशीन भी बना लेते हैं। वो तो काम क्लाउड पे हो रहा है, मेरा तो लैपटॉप फ्री है। ये देखें मेरे लैपटॉप पे कोई लोड नहीं है, चेक कर लें टास्क मैनेजर पे, मेरे लैपटॉप पे कोई लोड नहीं है। देखिए मेरा CPU फ्री है। बात समझ आ रही है आपको? ये सारा काम जो हो रहा है वो क्लाउड पे हो रहा है, और मेरा लैपटॉप तो बिल्कुल इजी है। तो अब हम अपना टाइम यूज करते हैं, और सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ, Hyper-V VMware फाइल, मैं यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। वो वर्चुअल मशीन मैंने क्लाउड में बनाई है, ये वर्चुअल मशीन मैं हाइपरवाइजर पे बना रहा हूँ। सिंपल, नेक्स्ट पे चलने। मुझे उसने पूछा इंस्टॉल डिस्क इमेज, वहां पे इमेज मुझे देना ही नहीं पड़ा, क्लाउड पे पड़ा हुआ था, वहीं से मैंने दे दिया। यहां पे मैं उसको बताऊंगा भाई इस तरह करो, डी ड्राइव में जाओ, वहां पे मैंने एक फोल्डर बनाया sysadmin के नाम पे, वहां पे ISO का फोल्डर है, यहां से ये इमेज उठा लो। उसने कहा ओके, विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 मैंने डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, मशीन का नाम क्या रखना है? मैंने कहा जी मशीन का नाम मैंने रखना है सर्वर 1। देखिए क्या वैसे मिलता जुलता नहीं है जो क्लाउड में हो रहा था और जो यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वहां पे आपके लिए कौन मेंटेन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये अपनी वर्चुअल मशीन कहां पे इंस्टॉल करूंगा। तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, और मैं इसको यहां पे पाथ बता रहा हूं कि डी ड्राइव में जाओ, भाई सिस्टएडमिन में जाओ, वहां पे मैंने वर्चुअल मशीन का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें एक और फोल्डर बना देता हूं, और उसका नाम रख देता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं टेस्ट VM। ठीक है, टेस्ट VM1 मैंने एक फोल्डर बना दिया और मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरी वर्चुअल मशीन यहां पे क्रिएट होगी। टेस्ट VM ओके टेस्ट VM एंड देन नेक्स्ट। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने वर्चुअल मशीन को
कितनी डिस्क स्पेस देनी है। अब सारी बात है कि ये मैं मशीन कहां पे क्रिएट कर रहा हूं, ये टेक्निकली समझ लें, ये मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूं डी ड्राइव पे, ये वाजे में रखना, ये डी ड्राइव है मेरी, दिस इज माय डी ड्राइव। अब मेरी डी ड्राइव के ऊपर 101 जीबी फ्री है। अब मैं उसको कह दूं जी 200 जीबी, तो वो एरर दे देगा, भाई आपके फिजिकल रिसोर्सेज इतने नहीं है, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं वहां पे जाके उसको कहता हूँ ओके जी मुझे सिर्फ 50 जीबी जगह चाहिए। और ये देखें वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल या वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। बस इतना याद रखो कि अगर आपने अपनी इस वर्चुअल मशीन को कल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, तो फिर ये वाली ऑप्शन ठीक है नीचे कि ये 2-2 जीबी की फाइलें बना देगा आपकी इस डिस्क की, तो कॉपी करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वर्चुअल मशीन बेस्ट हो उसकी परफॉर्मेंस, तो ये इस 50 जीबी की डिस्क स्पेस की एक ही फाइल बना दें। तो ये ऊपर वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, एंड सिंपल, नथिंग एल्स। ये देखो उसने मेमोरी 2 जीबी एलोकेट की है, और आप कस्टमाइज कर लो कुछ चीजें, मैं कर देता हूं। नंबर 1, आप कहते हैं सर रैम फिल वक्त 4 जीबी दे देते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद 2 जीबी कर लेंगे। ओके ठीक है, कर दें। सब देखें प्रोसेसर इसको एक मिला हुआ है, दिस इज द ब्यूटी, यू कैन कस्टमाइज द प्रोसेसर। आप प्रोसेसर के कोर्स को भी बदल सकते हैं, यू कैन डू दैट। इसके अलावा वीटी की ऑप्शन यहां पे भी मौजूद है, इसको बोलते हैं नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन, कि कल को हो सकता है इस सर्वर के अंदर भी वर्चुअलाइजेशन आपको चाहिए हो, तो फिर यहां पे आप क्लिक करें। इसके अलावा आपने अगर तो आप चाहते हैं कि आप एक आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर लें, होस्ट ओनली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये वर्चुअल मशीन जो मेरे इस लैपटॉप पे इंस्टॉल है ये इंटरनेट भी यूज कर सके, जो मेरे इंटरनेट जो मेरे लैपटॉप के ऊपर आ रहा है, तो आप नेट के ऑप्शन को रहने दें। इसको मैं मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन है। यूएसबी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऑप्शन यूएसबी की जो सपोर्ट है वो आप इनेबल कर लें। साउंड कार्ड, प्रिंटर, डिस्प्ले, ओके जी, दैट्स फिनिश, क्लोज करें जी, एंड फिनिश। ओके, अब जो रिसोर्सेज यूज होंगे इस वर्चुअल मशीन की इंस्टॉलेशन के वक्त, वो मेरे लैपटॉप के रिसोर्सेज यूज होंगे। पावर ऑन करें, क्या कह रहा है, योर लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड, सॉरी मेरे VMware का लाइसेंस एक्सपायर हो गया, शायद इस वजह से मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर आपने देखा ना उन्होंने कहाँ पे आपको, तो मेरे पास इस वक्त लाइसेंस नहीं है, वरना मैं आपको जरूर दिखा देता उसका। चले चेक करते हैं जी, मशीन ये ले जी, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, हो गई मुकम्मल। अगर आप मैं आप लोगों के लिए आसानी कर दूंगा, मेरी VMware वर्क स्टेशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो यूडेमी के ऊपर भी पड़ी हुई है, कंप्लीट 12 लेक्चर्स के ऊपर पूरी ट्रेनिंग है, मैं रिकमेंड करूंगा। मैम शजिया आप अवेलेबल है ना? हेलो मैम शजिया है नहीं? चले, आप सिर्फ याद करवा दिए इनको ना, VMware वर्क स्टेशन की जो यूडेमी की ट्रेनिंग है ना उसका वीडियो दे देंगे, उससे ये चीज देख लें। ओके जी, वापस आते हैं और आर रिसोर्सेज पे, और वर्चुअल मशीन पे मैं क्लिक करता हूं, लेट मी शो यू। और ये देखें यहाँ पे मुझे मेरी वर्चुअल मशीन जो मैंने इंस्टॉल की थी VM1, ये देखें वो इस लोकेशन के ऊपर है और वो चल रही है। अब आप इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें, अब मैं इस वर्चुअल मशीन को रिमोटली एक्सेस करता हूं, और इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए देखें ये डिटेल बता रहा है कि उसका जो पब्लिक IP है वो क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। और ये कनेक्ट पे क्लिक करें आप, ये देखिए ये उसका पब्लिक IP है, ये देखिए 20.114.222.89। अब ये देखें RDP, आप इसको कनेक्ट करें, ये देखिए आप डाउनलोड RDP फाइल, आप इस फाइल को डाउनलोड करें सिंपल अपने लैपटॉप के ऊपर, और उसके बाद इस फाइल को ओपन करना है। ये देखें ये बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बन रहा है इस पब्लिक IP के ऊपर जहां पे आपकी मशीन चल रही है, ये नीचे नजर आ रहा है।
और कनेक्ट करें। जो यूजर नेम हमने दिया था वो एजी एडमिन था और पासवर्ड उसका दे दिया था। और अब आप इसके ऊपर लॉग इन करें। यस कर लीजिए, ये लीजिए। ये ले, ये वो मशीन है जो बेसिकली इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट अजूर के क्लाउड पे चल रही है। मैं ये देखें, इस तरह के जो इश्यूज है ना, ये बाद वक्त हमारी लर्निंग के वजह भी बनते हैं। मैंने VMware के लिए कितनी मेहनत करके रखी, ISA इमेज रखा, उसने कहा लाइसेंस एक्सपायर हो गया। ऐसा कोई भी चैलेंज एटलीस्ट आज अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने से ज्यादा आसान क्लाउड के ऊपर मशीन डिप्लॉय करना था, क्योंकि वहां पे सब कुछ मौजूद था। मुझे अपने रिसोर्सेज चाहने के बावजूद भी मैंने बड़ी कोशिश की, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लिमिटेशंस आ गई। तो दिस इज ऑल भाई फ्रॉम टुडेज टॉपिक। ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको आज थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा क्लाउड का भी और वर्चुअलाइजेशन का भी और फिजिकल का भी। बस अब आप लोगों में से जो लोग जिन्होंने भी लेक्चर अटेंड किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, उनको हमारे ऑफिशियल स्टाफ की तरफ से इंशाल्लाह ईमेल आ जाएगी, व्हाट्सएप भी आ जाएगा, अपडेट भी आ जाएगी, और आप अपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग इस सफ़र में हमारे साथ चलना चाहेंगे वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आज का सेशन में ख़त्म करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे साथ वो शेयर कर लें, तो इंशाल्लाह आपको उसके आंसर्स कर देता हूँ। जी, एनी क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सर इस जो कोर्स है इसकी आउटलाइन क्या होगी? हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई है इसकी पूरी कोर्स आउटलाइन। हमारी पूरी इसकी कोर्स आउटलाइन जो है वो वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, और अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो मिल जाती है आपको वहां से। आपकी सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की भी पड़ी हुई है और उसकी भी पड़ी हुई है, CCNA की भी पड़ी हुई है, AZ 900 की भी पड़ी हुई है, पूरी की पूरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। और अगर आप चाहें तो 1 मिनट में आपको शायद यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेट मी चेक। मैं आपको यहाँ से भी प्रोवाइड कर देता हूँ, है मेरे पास। अगर मैं अपलोड कर देता हूँ, किसी को चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, इसमें AZ 900 होगा और साथ में जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है वो सर्वर में ये मैं बता देता हूँ, आप ये चेक कर लें। मेरे पास AZ 900 की ये कोर्स आउटलाइन है, मैं ये आपको दे देता हूँ। अगर किसी भी भाई को चाहिए तो ये बेशक डाउनलोड कर ले, चैट के अंदर मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ये देख लूँ, 1 मिनट। ये मेरे पास ना ये AZ 900, लेट मी ड्रॉप हियर। ये जी आपकी विंडोज इस वक्त क्लाउड पे जो डिप्लॉय है उसका अगर मैं CMD कर दूं कि मैं वहां पे आपको IP कॉन्फ़िग, ये देखें उस मशीन को, आपका ये उसका प्राइवेट IP है। यू सी दिस इज द प्राइवेट IP ऑफ द मशीन, लेकिन आपने उसको एक्सेस उसके पब्लिक IP से किया हुआ है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक ये भी कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिलेगा ना। नेट का प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा 1 मिनट है, अगर यहाँ पे आ जाते हैं ना, नहीं ये होगी नहीं यहाँ पे।
वो आपको ना स्टाफ को मैं कहता हूँ कि वो आपको दे देते हैं। लेट मी होल्ड प्लीज, एक मिनट, सिर्फ ये है मेरे पास, मैं आपको दे देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ, कोई किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर